Good evening, friends. Today we'll discuss income under the head IFRS. तो IFRS का हेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फ्रॉम CMA एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेड है. ये करीबन मैंने देखा है करीबन हर एक टर्म छोड़ के ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है. हम लोग अगर 2 घंटा देते हैं तो ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इनकम अंडर द हेड IFRS. तो इनकम अंडर द IFRS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 4 सेक्शन है. कितना सेक्शन है? 4 सेक्शन. सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 50, सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59. सेक्शन 56 है चार्जिंग सेक्शन. ये चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है ना, जितना भी आपका जो इनकम टैक्सेबल है बट आपका अदर हेड्स में वो नहीं आता है, जैसे कि सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन, वो यहीं पे चार्जेबल हो जाएगा. एंड दूसरा सेक्शन 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 टेल्स ये बोलता है सेक्शन 57 में क्या क्या आप डिडक्शन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन अगर मिलता है उसके लिए डिडक्शन मिल जाता है. एंड इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाता है 50%. एंड आपका एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन आता है अगर वो टाइमली पेमेंट हो जाता है तो उसका डिडक्शन मिल जाता है. आपका डिविडेंड इंटरेस्ट कमाने के लिए जो कमीशंस आप पेमेंट करते हैं बैंक को, तो वो भी या कोई ब्रोकर को, आपको उसके लिए डिडक्शन मिल जाता है. ठीक है. एंड आपका जो रिपेयर चार्जेस मशीन लेटआउट या रेंटल में जो देते हैं उसका लेटआउट के लिए जितना भी आपका रिपेयर चार्जेस वगैरह है तो वो भी आपका डिडक्शंस मिल जाता है. उसके बाद सेक्शन 58 बोलता है कौन सा डिडक्शन आप नहीं ले सकते. जैसे कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसके लिए आप डिडक्शन नहीं ले सकते. एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ उसके लिए आप डिडक्शन नहीं ले सकते. 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट आप लोग किसी एक्सपेंडिचर के लिए कर दिए वो भी नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है. सेक्शन 59 में आप लोग पढ़ेंगे कि डीम्ड इनकम इस सेक्शन में क्या है. डीम्ड इनकम इसमें क्या है. जैसे कि कोई डिडक्शन लिए थे उसका अभी रिकवरी हो रहा है. ठीक है. कोई अलाउंस लिए थे उसका रेमिशन या रिकवरी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर डीम्ड इनकम. तो सेक्शन 56 के साथ हम लोग सेक्शन 56 के साथ 56 सेक्शन 56 एंड सेक्शन 59 डीम्ड इनकम ये मिला लेने के बाद हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे सेक्शन 57 में जो डिडक्शन ये आ जाएगा IFRS. ये आ जाएगा IFRS का 56 एंड डीम्ड इनकम से अंडर सेक्शन 59 मिला देंगे एंड 57 में जो डिडक्शन है उसको माइनस कर देंगे. जो होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFRS. तो ब्रीफली हम लोग देखते हैं, क्विकली हम लोग एक देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेरा है कि कैसे मैं टैक्स निकाल सकता हूँ, ओके. कैसे मैं टैक्स निकाल सकता हूँ. तो यहाँ पे एक प्रोफोर्मा है. यहाँ पे हम लोग पहले डिविडेंड इनकम लेंगे. डिविडेंड इनकम बस किसको छोड़ के, डिविडेंड इनकम लेंगे किसको छोड़ के, जो कि 100 जो डोमेस्टिक कंपनी से हम लोग का जो डिविडेंड मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 एंड डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड. ओके. तो ये इसके लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे. बस उतना ही समझ लो, डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट एंड उसको छोड़ के जो BBDA वाला है, 115 BBDA वाला है एंड आपका जो फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ओके. फिर कैजुअल इनकम हम लोग देखेंगे. कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह, ठीक है, या कार्ड गेम्स हो गया या रियल्टी से हो गया, वहाँ से जो इनकम होता है दैट इज़ कैजुअल इनकम, वो टैक्सेबल यहाँ पे हो जाता है. एंड आपका जो रिसीव करते हैं, कंसिडरेशन रिसीव करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ज़्यादा
वो टैक्सेबल हो जाता है। कहाँ से ना, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर इशू कर रहा है प्रीमियम में, तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। जिस शेयर होल्डर को ये इशू कर रहा है उसी का आई फर्स्ट में ये टैक्सेबल हो जाएगा। कितना ना, जितना अमाउंट का वो इशू किया है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, फिर हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। जो कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वायर्ड होता है, हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े थे, उसका ऊपर में अगर इंटरेस्ट मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। फिर एडवांस मनी फॉरफिट होता है तो वो यहीं पे टैक्सेबल होता है। एडवांस मनी फॉरफिट ये भी कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े थे। वो पुराना प्रोविज़न था जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम लोग इसको माइनस करते थे। वही एडवांस मनी अगर फॉरफिट हो गया दैट विल बी डायरेक्टली टैक्सेबल टू दी अंडर द हेड आईफर्स। फिर उसके बाद देखते हैं सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय पर्सन, मतलब ये क्या, गिफ्ट, ये क्या गिफ्ट यहाँ पे टैक्सेबल होता है। देन आपका कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड एंड एनी अदर कनेक्शन, टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मॉडिफिकेशन, ये टर्म्स कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन यहीं पे आ जाता है। ओके, द फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, अगर ये पीजीबीपी में कुछ इनकम नहीं आता है तो स्पेसिफिकली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि कोई आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस है, आपका एम्प्लॉयर ने रिसीव किया है, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। कंपनी ने एम्प्लॉय से ले लिया, उसको पीएफ में जमा करना चाहता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लिया या सुपरनेशन फंड से रिसीव कर लिया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसको जमा नहीं किया टाइमली, तो उसका इनकम अगर पीजीबी में चार्जेबल नहीं होगा तो आईफर्स में चार्ज हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अगर पीजीबी का इनकम नहीं है तो पीजीबी इनकम मतलब उसका काम नहीं है कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाना। अगर ये ओकेजनली करता है ऐसा तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईफर्स। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर अप मशीनरी, लेट आउट किया मशीनरी, वो इसका बिजनेस नहीं है बट ऑकेजनली ऐसा कर दिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। अगर बिजनेस होता तो पीजीबी में आ जाता। ओके, देन उसका इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन दी हायर अप मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बोला, एंड बिल्डिंग के साथ अगर इनसेपरेबल है, बिल्डिंग के साथ मशीनरी फर्नीचर दे दिया, वो इनसेपरेबल है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। एंड जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो रिसीव होता है, ये जो आपका कंट्रैक्टर को मिलेगा तो पीजीबी, कंट्रैक्टी को मिलेगा तो आईफर्स में आ जाता है। ओके, यही जो सेक्शन 56 में और क्या है आपका यहाँ पे, जो कि और कुछ ऐसा आइटम है जो कि अदर हेड्स में नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, या आपका वैकेंट लैंड का जो इनकम हो रहा है वो वाला, या फॉरेन में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसका आपको मिल रहा है इनकम, वो आईफर्स में आ जाता है। जो अदर हेड्स में नहीं आएगा, बाकी कूड़ा करकट यहीं पे आ जाएगा। उसके साथ हम लोग यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59 को ऐड कर देंगे। हो गया। सो सेक्शन 56 में जो आता है प्लस सेक्शन 59 ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में, डिडक्शन अंडर सेक्शन में जैसे कि मैंने बोला, अंडर सेक्शन 57 में आपको डिडक्शन डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट कमाने के लिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को कमाने के लिए बैंक वगैरह जो या ब्रोकर वगैरह जो कमीशन चार्ज करते हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है एज ए कमीशन, उसके लिए आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। दूसरा, आपका कोई रिकवरी होता है फ्रॉम एम्प्लॉई आज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और सुपरनेशन फंड, तो उसका मतलब एम्प्लॉयर ने दे दिया टाइमली, उसके बाद एम्प्लॉय से रिकवरी कर लिया, तो उसका वो डिडक्शंस ले सकता है। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर, मतलब रिपेयर, जो इनकम होता था रेंट लेट आउट करने से के वजह से मशीनरी या फर्नीचर वगैरह, उसके लिए जो रिपेयर चार्जेस है, उसके लिए रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया एंड उसका इंश्योरेंस हो गया, उसके लिए जो खर्चा करता है उसके लिए उसको डिडक्शंस मिल जाता है। एंड फैमिली पेंशन के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर।
एंड इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, उसके लिए उसको जो इंटरेस्ट मिला उसके लिए उसको डिडक्शंस मिलेगा कितना 50% ऑफ सच इंटरेस्ट। ओके, एंड आपका एनी अदर एक्सपेंडिचर हुआ है बट कैपिटल नेचर का होना नहीं चाहिए या पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, तो ये आपका इस अंडर सेक्शन 57 में आपका डिडक्शंस मिल जाएगा। आप कमाई कर रहे हैं उसके वजह से कुछ खर्चा कर रहे हैं उसके डिडक्शन मिलेगा, बट सब्जेक्टेड टू व्हाट ना, आपको सेक्शन 58 थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक्शन 58 तो सेक्शन 58 में क्या है ना, सेक्शन 58 में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सेक्शन 58 है, सेक्शन 58। सेक्शन 58 में क्या ध्यान में रखना पड़ेगा ना, ये जो है आपका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ये पर्सनल एक्सपेंडिचर जो डायरेक्शन में 57 में बोला कि एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इनकर्स फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग दिस इनकम, तो उसके लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो डायरेक्शन अलाउड नहीं होगा। दूसरा आपका जो इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट विच इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स हैज़ नॉट बीन पेड और ये क्या होता है, कोई एनआर को आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं बट आपको टीडीएस काट के रखना चाहिए था, बट आपने टीडीएस काटा नहीं कि काटा बट टाइमली डिपॉजिट नहीं किया। टाइमली डिपॉजिट मतलब आपको जो असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइलिंग, बिफोर रिटर्न फाइलिंग आपको डिपॉजिट करना है, बट आपने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। फिर आप अगर कोई इंटरेस्ट सैलरी पेमेंट करते हैं एनआर को विदाउट डिडक्टिंग द टीडीएस, या टीडीएस काट लिए बट डिपॉजिट नहीं किए टाइमली, तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलता है। या कोई रेसिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसको जो आप टीडीएस काट के रखना चाहिए था, सॉरी इंटरेस्ट हो चाहे जो भी सम हो, अगर कुछ पेमेंट करते हैं, जो रेसिडेंट को अगर पेमेंट करते हैं उसका टीडीएस आपको काटना चाहिए था बट आपने काटा नहीं, या आपने काट दिया बट उसको डिपॉजिट नहीं किया टाइमली, तो आपको 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, देन आपका एक्सपेंडिचर जो है इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्सन, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू ए रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन मतलब रिलेटेड पार्टी को आपने इतना अमाउंट पेमेंट कर दिया विच इज़ ऑन रिजनेबल अमाउंट। मान लो कोई आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया 50 रुपये के जगह में उसको आप 90 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे ऑन रिजनेबल कितना, फेयर मार्केटेबल इज 50 रुपीज़ बट आपने पेमेंट किया पर केजी 90, 40 इज अनरिजनेबल, जो कि असेसिंग ऑफिसर के सामने ये अनरिजनेबल होता है, दैट विल बी डिसअलाउड। ओके, एंड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 1 साल हो गया करीबन अमेंडमेंट, ये 10 था, आप अगर पेमेंट करते हैं पेमेंट दैट पेमेंट शुड बी अदर देन कैश, तो मतलब जो पेमेंट करते हैं आपको अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हैं तो आपको अदर देन कैश मोड में पेमेंट करना चाहिए। अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं विदिन 10,000 पर हेड, 10,000 तक कैश पेमेंट कर सकते हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ तो आपको चेक या डीडी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किए दैट अमाउंट विल बी डिसअलाउड होली, मतलब डिडक्शन उसके लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो